Good evening to all of you. तो चलो स्टार्ट करें भाई। यस सर। चलो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप लोग पढ़ चुके हो? नो सर। हेलो। चलो ठीक है, तो मशीन डिजाइन स्टार्ट करते हैं। Okay, let's see how to define in design, engineering design, correct? तो सबसे पहले मैं कुछ बता दूं आपको सिलेबस के बारे में, ठीक है? और इसके वेटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे सिलेबस में, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे सिलेबस है, दैट इज स्टैटिक डायनामिक लोडिंग, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, correct? Another one is that is design against fatigue loading, third one is that is design against fatigue strength, or this topic can be considered under design against, यहाँ पे मैंने फटिग लिखा है, एक्चुअली हियर वी कैन राइट डायनामिक लोडिंग। Under dynamic, both impact and fatigue can be considered, correct? Now another topic, that is fatigue strength and SN diagram। देन आएगा दोस्तों बोल्टेड डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, लिखता हूं मैं, ठीक है ना? डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, बोथ बोल्टेड, रिवेटेड एंड बेल्टेड जॉइंट, करेक्ट? तीनों जॉइंट आएंगे। नेक्स्ट आएगा डिजाइन ऑफ बियरिंग्स, design of bearings, design of shaft and coupling, और कपलिंग नहीं है दोस्तों, की है, करेक्ट है? डिजाइन ऑफ शाफ्ट एंड कीज। नेक्स्ट वन आएगा, दैट इज डिजाइन ऑफ गियर्स, और नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ ब्रेक्स, क्लचेस, करेक्ट, एंड रोप। तो ये डिटेल्ड सिलेबस है, ठीक है? अब अगर इसके वेटेज सर की इसमें बात सोम करो, का भी यूज आएगा क्या? हाँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आपको आता है तो आसान हो जाएगा समझना, नहीं थोड़ा सर, सा हमारा नहीं डिफिकल्ट हुआ लगे। सर। क्या? सर नहीं हुआ है सर अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, अभी नहीं पढ़े हो? नो सर। ओके,
कोई नहीं, तो थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे, नहीं तो डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स बता दूंगा ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी थोड़ा बहुत। और आप लोग गेट 2021 देने वाले हो क्या? यस सर सर। थर्ड ईयर है अभी तो सर, हाँ देने वाले हैं सर। अच्छा, तो आप लोग थर्ड ईयर से हो या फाइनल ईयर से हो, ये बताओ। थर्ड मिक्स ईयर है सर। मिक्स मिक्स है। है सर दोनों। अच्छा, थर्ड ईयर फाइनल ईयर दोनों है। चलो कोई नहीं, तो अभी पढ़ लो अच्छे से जितना टाइम बचा है। बाकी देखो गेट की प्रिपरेशन के लिए ना एटलीस्ट एक पूरा एक ईयर लगता है, ठीक है ना, कंप्लीट। तब जाके एक प्रिपरेशन ढंग की हो पाती है, तब जाके आप कुछ कर भी पाओगे ना, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन हो गया है प्रेजेंट टाइम पे, है ना। तो चलिए मार्क्स थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ गेट एग्जाम के बारे में भी, हालांकि काफ़ी लोग डिस्कस किए होंगे पहले भी, है कि नहीं। तो देखो पहले तो इसकी वेटेज की बात करूं तो ये इसका वेटेज होता है 2 to 4 मार्क्स, करेक्ट। और जनरली ये जो मशीन डिजाइन है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ आता है ना। तो कई बार डिजाइन से करीब 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिर सॉम से कम आ जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वेटेज होता है करीब 8 to 10 मार्क्स, ये सॉम का वेटेज है और ये एमडी का है। तो एवरेज देखा गया है, तो एवरेज मैं कहूँ तो 10 to 12 मार्क्स ये दोनों सब्जेक्ट मिला के आता है ना, एमडी प्लस सॉम, करेक्ट। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों के कॉमन टॉपिक है, करेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि एमडी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, कई बार सॉम से ज्यादा पूछ लेता है। तो इसके वजह से आपको ये कंप्लीट डिजाइन भी पढ़नी पड़ेगी प्रॉपरली, ठीक है, करेक्ट है। तो चलो पहले मैं सिंपल सिंपल टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स भी बताता हुआ चलूंगा साथ में, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को अपने कंप्लीट करना है 20 आवर्स में। 20 आवर्स 10 दिन में 10 दिन में सर हो जाएगा। 10 दिन में कैसे कंप्लीट होगा? हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं तुम्हें पूरी कहानी नहीं बताऊंगा जो आप लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ते होगे ना डिजाइन, उस लेवल की डिजाइन मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो डिजाइन है ना उसका एस्पेक्ट अलग होता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एस्पेक्ट्स अलग होते हैं। जब आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम करते हो तो आपने देखा होगा जनरली आपने डेटा बुक यूज किया होगा डिजाइन के लिए, है ना, डिजाइन डेटा बुक, है कि नहीं। तो एग्जाम में आपके पास ऐसे कोई डिजाइन डेटा बुक तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक मैकेनिक्स से आते हैं ना, बेसिक मैकेनिक्स से। जैसे अगर मैं गियर की बात करूँ तो गियर की बेसिक मैकेनिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बियरिंग्स की बात करो तो ऐसे बेसिक्स बेसिक्स आते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं आता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया फिर बोला अब इसके लिए आप डिजाइन करके बताओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो ये डिजाइन एकदम अलग है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा सिलेबस टाइम से हो जाएगा, ठीक है। 20 घंटे तो बहुत ज्यादा है, 10-12 घंटे में ही फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है ना। हम लोग ज्यादातर मैक्सिमम तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बार बार करना ना पड़े, टाइम भी कम बचा है। तो हम सारे लगभग कोशिश करेंगे गेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में कंप्लीट कर लें, है ना। तो एटलीस्ट अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग, करेक्ट है। अभी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए अभी तक? हेलो। सर एफएम, थर्मो, एचएमटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और सोम आज ही शुरू हुआ है एमडी के साथ ही। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है, फिर तो सॉन्ग भी साथ में पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं आएगा ना। बाकी कहीं हाँ अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर डिजाइन है क्या, कैसे हम किसी कंपोनेंट की डिजाइन करते हैं, ठीक है ना। तो पहले कुछ फंडामेंटल्स में बातें कर लेता हूँ जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, फिर मैं एग्जैक्टली आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो एक टर्म होता है दैट इज इंजीनियरिंग डिजाइन। इंजीनियरिंग डिजाइन, करेक्ट। तो इंजीनियरिंग डिजाइन क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इंजीनियरिंग डिजाइन इज नथिंग बट it is defined as an iterative decision making activity to produce a drawing or a plan to convert resources optimally into a product or a device or a system to satisfy the human needs. करेक्ट। तो डिजाइन क्या होता है, इंजीनियरिंग डिजाइन? इंजीनियरिंग डिजाइन इज नथिंग बट इट इज अ इटरेटिव प्रोसेस, करेक्ट। इट इज अ इटरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आपको एग्जैक्टली कुछ पता नहीं होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, बहुत सारे इटरेशन करते हो, तब जाके आपको एक कुछ अप्रोप्रिएट डेटाज मिलते हैं। तो इट इज अ iterative decision making process to produce a drawing or a plan to convert resources optimally into a product, करेक्ट। अल्टीमेट एम क्या है कि सपोज मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज आपको गर्मी लग रही है ना, ह्यूमन नीड पता चले भाई गर्मी बहुत लगती है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अभी ठंड के टाइम में बोला जाए कि ठंड बहुत है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, है ना। तो इसके लिए कुछ ऐसे डिवाइस डिजाइन की जाए जो आपको हीट प्रोड्यूस कर सके, हीट दे सके, यस और नो। तो इसके लिए फिर कुछ डिवाइसेस डेवलप की गई, जैसे हीटर है कि नहीं, रूम हीटर है। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो ऑयल हीटर्स आ गए, करेक्ट है। तो ये क्या है, हमारे पास सबसे पहले दिमाग में आता है ह्यूमन नीड, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम एक डेवलप किया जाता है, करना करेक्ट है। एक प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है कि क्या होना चाहिए, क्या इनपुट्स होना चाहिए और क्या आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या है जो कि इनपुट एंड आउटपुट देगा, करेक्ट है। और उसके शेप एंड साइज क्या होंगे, उसका प्रॉपर लेआउट बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजीनियरिंग डिजाइन। अब इंजीनियरिंग डिजाइन कई तरीके का होगा, करेक्ट है। इधर इट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिजाइन एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे डिजाइन हो सकती है ना। तो इफ वी टॉक अबाउट डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, करेक्ट है। डिजाइन ऑफ मशीन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन दोस्तों बताऊं तो सिंपली कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मशीन डिजाइन is defined as a combination of rigid and resistant bodies having definite motion correct। machine design is defined as the combination, या इसको मैं और थोड़ा सा इलेबरेट करता हूँ।
machine design is defined as the iterative process through which an iterative process through which a appropriate shape and size appropriate shape and size of a machine elements can be obtained to fulfill their functionality. Correct. तो machine design simply क्या होता है? It is a iterative process through which we can produce a appropriate shape and size of the machine element which can fulfill their functionality. This is called as design of machine element. Correct. अब इसके क्या basic steps होते हैं? You can see here. तो इसके लिए कुछ important steps है through which we can design any machine elements. Is it clear? अब वो steps क्या? You can see here. करेक्ट. तो सबसे पहला हमारा स्टेप्स होता है किसी भी मशीन एलिमेंट का डिजाइन क्या? दैट इज स्पेसिफाई. क्या करते हैं हम? स्पेसिफाई द फंक्शनैलिटी ऑफ अ मशीन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, अगर हम एक शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि शाफ्ट की फंक्शनैलिटी क्या है पहले हमें ये देखना पड़ेगा. देन वी सी द फंक्शनैलिटी ऑफ शाफ्ट इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. ये सारो. तो शाफ्ट की फंक्शनैलिटी क्या है? पावर ट्रांसमिशन. इट मींस हियर वी नो दैट हाउ मच पावर इज नीडेड टू ट्रांसमिट. यहाँ पे एट व्हाट आरपीएम, किस स्पीड में हमें इसे ट्रांसमिट करनी है. तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगी. करेक्ट है. जिस सपोज हम शाफ्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो हमें किस लिए डिजाइन करेंगे? फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस पावर एट दिस पर्टिकुलर आरपीएम. तो सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट की डिजाइन करेंगे तो हम उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करेंगे. एंड आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, अब हमें पता करना है डिटर्मिनेशन ऑफ load acting on a machine element. जो मशीन एलिमेंट है उसमें क्या लोड एक्ट हो रहा है, अब हमें इसके बारे में पता करना पड़ेगा. फंक्शनैलिटी डिफाइन हो गई. अब हमें लोड पता करना पड़ेगा कि जो हम कंपोनेंट डिजाइन करने वाले हैं उसमें क्या लोड एक्ट होता है. तो सिंपली एज यू नो दैट पावर इज इक्वल टू होता है 2 पाई nt by 60. So from this equation we can find out how much torque is applied in the shaft. Yes or no? Correct. शाफ्ट में कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है या कितना टॉर्क आप ट्रांसमिट करने वाले हो. करेक्ट है. तो विद हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट लोड एक्टिंग ऑन द एलिमेंट. अब जैसे लोड पता चल गया तो अब आपको करना पड़ेगा यू नीड टू डिजाइन एप्रोप्रिएट शेप ऑफ द मशीन एलिमेंट. यस और नो? तो यहाँ पे आंसर होगा सिलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एन appropriate shape. Yes or no? Appropriate shape कैसे?
कि सपोज अगर आप शाफ्ट बना रहे हो तो आपका शेप कैसा होना चाहिए, इधर इट इज होलो शाफ्ट, सर्कुलर होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, अगर सर्कुलर है तो सॉलिड होना चाहिए, होलो होना चाहिए, ये हमें पता करना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, किससे हम पता करेंगे, विद हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है दोस्तों, यू कैन फाइंड आउट दिस शेप विद द हेल्प ऑफ either area or moment of inertia, yes section modulus or polar section modulus, yes or no, these are the geometrical characteristics, and with the help of these geometrical characteristics we can find out the appropriate shapes of that machine element, yes or no. And after selection of this appropriate shape, here we need to obtain appropriate material, yes or no. अब आपका शाफ्ट किस मटेरियल से बना होगा हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज selection of an appropriate material, yes or no, selection of an appropriate material, करेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, we can list down, we can make list of properties of material, जैसे how much Young's modulus is there, how much SYT, SUT, percentage elongation, करेक्ट है। तो इनके बेसिस पे दोस्तों हम मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि विच मटेरियल कैन सेटिस्फाई आवर डिजायर्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज, जैसा उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट है। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल अब आपके पास क्या है, फंक्शनैलिटी डिफाइन हो चुकी है, लोड उस पर क्या एक्ट होने वाला पता चल चुका है, हमें एप्रोप्रिएट शेप मिल चुका है और मटेरियल सेलेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फेलियर मोड, इसको करने के बाद अब आप पता करेंगे कि जो हमारा मशीन एलिमेंट है वो फेल कैसे होगा, व्हाट इज द मोड ऑफ फेलियर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ फेलियर, डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ फेलियर, कि किस मोड से फेल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेलियर होगा इधर बाय यील्डिंग और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या फिर ये फेल होगा ड्यू टू फ्रैक्चर, ये सर नो, किस मोड से फेलियर होगा, और ये डिपेंड किस पे करता है, दिस मोड ऑफ फेलियर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मटेरियल, types of material means whether it is ductile material or brittle material, correct है। if it is brittle material then failure takes place due to fracture, brittle material हमेशा फ्रैक्चर में फेल होगा। अगर हमारे पास डक्टाइल मटेरियल देन इट फेल्स ड्यू टू ईदर यील्डिंग और इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यील्डिंग का मतलब होता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया हो। कई बार क्या होता है कि जब तक प्लास्टिकली मटेरियल स्टार्ट नहीं होता डिफॉर्म होना तब तक हम उसे फेलियर कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन कई बार क्या होता है कि अंडर इलास्टिक लिमिट ही एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अगर डिफॉर्म हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इज फेल्ड, यस और नो। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फेल कैसा होगा। एंड आफ्टर फाइंडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मोड ऑफ फेलियर, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यू नीड टू फाइंड आउट, we need to find out determination of appropriate dimensions, determination of appropriate dimensions। अब ये dimensions कैसे पता करेंगे, with the help of elementary SOM equations। और ये elementary SOM equations क्या होती है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सेल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m by z, टॉर्शन स्ट्रेस इज इक्वल टू t by zp। तो ये कहलाती है एलिमेंट्री इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड विद हेल्प ऑफ दीज एलिमेंट्री इक्वेशंस वी कैन फाइंड आउट द appropriate dimensions of and machine element, yes or no। जैसे शेप पता चल गया, मटेरियल पता चल गया, मोड ऑफ फेलियर पता चल गया, appropriate dimension पता चल गए, तो now we can prepare its detailed part drawing, correct। तो preparation of पार्ट ड्राइंग, करेक्ट है दोस्तों। तो पार्ट ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं,
तो आई थिंक समझ में आ गया। तो ये डिटेल स्टेप्स है, विद हेल्प ऑफ दिस we can produce any machine element or we can design any machine element. yes or no? correct? हेलो, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, इधर इट इज कैड मॉडलिंग, करेक्ट। तो दोस्तों समझ में आया ये स्टेप्स क्या है, हाउ टू डिजाइन एनी मशीन एलिमेंट। हेलो हेलो, Yes, sir. तो तो आप मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट डिजाइन, करेक्ट है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिफाइन द एंटायर स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ एनी मशीन एलिमेंट। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं स्टैटिक लोडिंग की डिजाइन हम कैसे करेंगे। दो सेकंड। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे मोड ऑफ फेलियर की, करेक्ट है। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला हमारा मेन कंसंट्रेशन होता है कि आपका जो आप एलिमेंट है जिसे आप डिजाइन करने वाले हो वो फेल कैसे आप कंसिडर करोगे, करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक गियर की मैं बात करूं, तो सपोज एक गियर आपका शुगर केन एक्सट्रैक्टिंग मशीन में, मतलब गन्ने के रस निकालने वाली मशीन में लगा हुआ है, तो वहां पे हमारा मोड ऑफ फेलियर डिफरेंट होगा, है ना। वहां पे सपोज अगर एक गियर टूथ कोई हल्का फुल्का टूट भी गया, लेकिन अगर वो फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वहीं पे अगर मैं एक गियर टीथ की बात करूं जो ऑटोमोबाइल में लिखा है, तो अगर वहां पे जरा सा अगर डायमेंशन भी अगर चेंज हो गया अंडर इलास्टिक लिमिट, एक परमिशन लिमिट से भी ज्यादा डायमेंशन हो गया, तो हम उसे फेलियर कंसिडर कर लेंगे। तो मोड ऑफ फेलियर पता होना बहुत जरूरी होता है व्हाइल डिजाइन ऑफ एनी मशीन एलिमेंट, करेक्ट है। तो यहाँ पे मोड ऑफ डिजाइन ऑफ फेलियर क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन सी हियर मोड्स ऑफ failure while design of machine element. Here we have three modes. First one, that is failure by elastic deflection. अगर आपका डेल्टा इंड्यूस्ड है, अगर इफ दिस वन इज less than or equal to the permission limit, then design our design is safe. But अगर आपका ये इंड्यूस्ड डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन परमिशन लिमिट से ज्यादा हो गया, तो हम इसे कह देंगे इट इज फेल्ड, करेक्ट। नेक्स्ट वन, दैट इज फेलियर बाय जनरल यील्डिंग। जनरल यील्डिंग का मतलब क्या है, देखो सपोज इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यू कैन सी कुछ इस तरीका है। तो देखो यहां तक क्या होगा, बिफोर दिस पॉइंट दिस इज एस वाई टी, बिफोर दिस पॉइंट अगर कहीं भी स्ट्रेस एक्ट हो रहा है तो अंडर इलास्टिक लिमिट कंसीडर होगा, और इसके बियॉन्ड अगर आपने लोड अप्लाई कर दिया तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये जो एस वाई टी है या यील्डिंग जिसे कहते हैं हम, यील्डिंग का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो अगर आपका डिफॉर्मेशन अंडर इलास्टिक लिमिट है देन इट विल बी एक्सेप्टेड, बट इफ द डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस मोर देन द यील्डिंग, इट मींस अंडर द प्लास्टिक जोन, then this is considered as failure. Yes or no? थर्ड वन आता है दैट इज फेलियर ड्यू टू फ्रैक्चर, फेलियर बाय फ्रैक्चर, करेक्ट। तो जनरली फेलियर बाय फ्रैक्चर कंसिडरेशन होता है इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, और ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है दिस इज फॉर माइल्ड स्टील दैट इज डक्टाइल मटेरियल। अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो दोस्तों होता है क्या, उसमें कुछ इस तरीके से फेलियर हो जाता है। यस और नो?
करेक्ट। तो जब तक मटेरियल फेल नहीं होता तब तक हम उसे फेलियर कंसीडर नहीं करते, और जैसे वो फ्रैक्चर हो गया तो हमने कहते हैं भाई अब हमारा कंपोनेंट फेल हो चुका है एंड इट कैन नॉट बी यूज फर्दर, यस आर नो। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं किसी भी मशीन एलिमेंट की। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कहलाता है दोस्तों? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, एंड इट इज डिफाइंड बाय n, मैं इसे n से डिनोट करूंगा, है ना। n इज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, करेक्ट। या चलो n को हटा देते हैं, n नहीं यूज करते हैं, इसकी जगह f यूज कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड की जगह हम बार बार n यूज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा fs कह दो, जो बेस्ट है। तो ये कहलाता है, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस, डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इज इट क्लियर? या इसी को हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, दैट इज फेलियर लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड। करेक्ट है। तो दोस्तों ये है क्या, अब इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाउबल स्ट्रेस की। तो अलाउबल स्ट्रेस क्या हो गया? ये फेलियर स्ट्रेस का मतलब क्या है? इट शोज दैट द मटेरियल प्रॉपर्टी, ये सारो क्या बताता है ये? इट शोज दैट द मटेरियल प्रॉपर्टी, मतलब देखो यहाँ पे सपोज अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इन बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन अगेन लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट मिलेगा दिस इज कॉल्ड एज एस बाई टी। तो ये क्या है? दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू, बियॉन्ड दिस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एंड अंडर दिस हियर वी हैव इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये लिमिटिंग वैल्यू होगी कि नहीं, और इसे कह सकते हैं हम दिस इज कॉल्ड एज फेलियर स्ट्रेस। अगर इसके बियॉन्ड चला गया तो फेल हो जाएगा, या इस स्ट्रेस पे पहुंच गया तो, लोड अगर पहुंच गया तो हम फेल कह देंगे कि नहीं, जिसे कहते हैं फेलियर स्ट्रेस, करेक्ट। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मटेरियल प्रॉपर्टी। जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। एवरी मटेरियल हैज यूनिक यील्ड स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या दोस्तों? तो ये फेलियर स्ट्रेस का मीनिंग समझ में आया क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करोगे, सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन यूनिक्सल टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करो सपोज, तो आपने लोड अप्लाई किया, तो जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन, just before the beginning of plastic deformation, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से ठीक पहले जो स्ट्रेस वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड एज एस बाई टी, और यही एस बाई टी कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज फेलियर लोड या फेलियर स्ट्रेस। अब जब भी हम कंपोनेंट की डिजाइन करेंगे तो कभी भी हम फेलियर स्ट्रेस पे नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये जो आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिली है, दिस इज अंडर आइडियल कंडीशन मिली है, यस और नो, करेक्ट है। जबकि जब हम मशीन एलिमेंट बनाते हैं तो वहां पे आइडियल कंडीशन नहीं रह जाती, क्यों? क्योंकि सपोज एक शाफ्ट की बात करें तो जो आपने इक्वेशंस डेराइव की थी उसमें आपने एज्यूम किया था तो ये प्रिज्मेटिक है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये प्रिज्मेटिक होता ही नहीं है कभी भी। क्योंकि अगर हम शाफ्ट की बात करें सपोज, तो देखो एक तो पहले इसमें स्टेप्स बने होते हैं, तो इस स्टेप की वजह से इसकी प्रिज्मेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेप्स की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से मटेरियल की स्ट्रेंथ कम लोड अप्लाई करने पे ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होती है।
साथ में सपोज अगर इस शाफ्ट में आपने एक पुली फिट किया है, तो इस पुली को फिट करने के लिए आप यहाँ पे कीवे बनाओगे, यस और नो? तो कीवे बनाओगे तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, आप कह सकते हो ना, इसकी अगेन इसकी प्रिज्मेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ब्रेक हो जाएंगे, यस और नो? एंड समटाइम्स वी आल्सो नीड टू मेक अ होल सो दैट लुब्रिकेशन कैन बी प्रोवाइडेड प्रॉपर्ली। तो इन सारे रीजन की वजह से ये एग्जैक्टली प्रिज्मेटिक कभी रह ही नहीं जाता, करेक्ट है? आप सपोज आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे 100 मेगापास्कल, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज डिसकंटिन्यूटीज ये स्ट्रेस इस मटेरियल को लगभग 120 मेगापास्कल के आसपास फॉर एग्जांपल फील होगा। मतलब कम लोड अप्लाई करोगे तब भी उसको ज्यादा लोड फील होगा, करेक्ट है? इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर ये 140 में फेल होने वाला है और ये लोड आप अप्लाई करो 100 मेगापास्कल और आप इंश्योर करो कि भाई इनमें तो काफी डिफरेंस है, फेलियर नहीं होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटीज की वजह से स्ट्रेस ये एक्ट हो रही है। अब अगर कहीं भी जरा सा भी यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आती है कि सपोज कहीं इंपैक्ट लोड लग गया या कहीं स्क्रैच बन गया, तो इमीडिएटली ये स्ट्रेस मैग्नीफाई होगा और इसके बियॉन्ड पहुंच जाएगा और फेलियर हो जाएगा, ऐसा करेक्ट? तो इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम डिजाइन के लिए स्ट्रेस यूज करेंगे, ये जो अलाउबल स्ट्रेस कहला रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू डिजाइन, करेक्ट? जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्टली डिजाइन करने वाले हैं, करेक्ट है? दिस इज कॉल्ड एज अलाउबल स्ट्रेस। और इसकी वैल्यू क्या होती है? एस वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सपोज एस वाई टी यहाँ पे 100 मेगा पास्कल है, ठीक है? और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने सपोज 2 लिया है, तो ये कितनी आएगी? 50 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ? इस 50 मेगा पास्कल का मीनिंग है, देखो मटेरियल की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ 100 मेगा पास्कल है, लेकिन हमने अज्यूम किया कि नहीं भाई हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ तो 50 मेगापास्कल ही है, करेक्ट है? अब आप डिजाइन करो, तो इसके बेसिस पे जब डिजाइन करोगे, या फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता ही देता हूँ। सपोज आपका एक बार है, एक सर्कुलर बार है एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ लोड पी, करेक्ट? तो हमें इसका पता करना है कि डायमीटर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ए इंड्यूस्ड लिखेंगे, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल करेंगे, करेक्ट है? अब ये सिग्मा परमिसिबल क्या होगा दोस्तों, या तो ये एस वाई टी बाई एन फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, यस आर नो? और सिग्मा इंड्यूस क्या कहेगा, लोड अपॉन एरिया। अब सपोज लोड को हमने कह दिया कि 10 किलो वाट, सॉरी 10 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 न्यूटन फोर्स, करेक्ट? सॉरी 10,000 न्यूटन। तो 10,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, पाई बाई 4, डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू एस बाई टी, या मैं इसी की जगह लिख देता हूँ अलाउबल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा परमिसिबल, यस आर नो? तो यहां से हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाई, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे पाई एज इट इज रहने दो, इनटू सिग्मा परमिसिबल। अब देखो, अब यहाँ पे मैं दो वैल्यू पुट करूंगा सिग्मा परमिसिबल की, इधर मैं पुट करूं 50 मेगापास्कल और या फिर मैं पुट करूं 100 मेगापास्कल। अब आप मुझे बता सकते हो किस केस में डायमीटर मुझे ज्यादा मिलेगा, इधर इन द केस ऑफ 50 और 100, बोलो इस इक्वेशन को देख के। तो सपोज 50 के रिस्पेक्ट में आपको डायमीटर मिला D1 और इसके रिस्पेक्ट में डायमीटर मिला D2, तो हम कह सकते हैं ना कि D1 इज ग्रेटर देन D2 होगा, यस आर नो? Yes. बोलो 100 मेगापास्कल के रिस्पेक्ट में जो डायमीटर मिलेगा वो कम डायमीटर का साइज का होगा, जबकि 50 मिलीमीटर का ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 50 के रिस्पेक्ट में जो सेफ्टी होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 100, यस आर नो? एक शाफ्ट आपका कुछ इस तरीके से है और एक शाफ्ट कुछ इस तरीके से, करेक्ट है? ये 1 है और ये 2, तो किस शाफ्ट में सेफ्टी ज्यादा मिलेगी, 1 और 2? 1 में। ऑब्वियसली 1 के केस में, यस आर नो? तो समझ में आया कि नहीं? तो ये एक्चुअल कंडीशन की वजह से स्ट्रेस हम कम अप्लाई करते हैं फिर भी उसको ज्यादा फील होती है, इसकी वजह से उसको काउंटर करने के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ऑल्दो हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल थी, लेकिन हमने 50 मेगापास्कल लेके उसकी डिजाइन की, करेक्ट है दोस्तों? तो अब आई थिंक आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अलाउबल स्ट्रेस एंड व्हाट इज फेलियर स्ट्रेस। अलाउबल स्ट्रेस को ही हम कहते हैं डिजाइन स्ट्रेस, इज इट क्लियर? This is also called as design stress.
मतलब जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपोनेंट की डिजाइन करते हैं, ये सारों। एंड डिजाइन स्ट्रेस इज ऑलवेज लोअर देन द फेलियर स्ट्रेस। और फेलियर स्ट्रेस क्या होता है? वह स्ट्रेस होता है जो मटेरियल की टेस्टिंग से पता चलता है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम मटेरियल की स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हम SYT जो लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू दैट द मटेरियल कैन रेजिस्ट विदाउट फेलियर। यस और नो? करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों, फेलियर सेफ्टी में फेलियर स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ, बोलो। क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो डिजाइन में एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। हेलो, यस सर यस। समझ में आ गया फेलियर स्ट्रेस एंड अलाउबल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट? चलो ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, सर हाँ स्ट्रेंथ मटेरियल प्रॉपर्टी होती है हाँ, या वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है? क्या चीज? फिर से बोलना एक बार। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रुपेश को समझ में नहीं आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब आप बोलो, क्या बोल रहे थे? स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ को सर काहे में लेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टी में लेंगे या फिर यस, स्ट्रेंथ इज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है ना? मैकेनिकल और मटेरियल? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है सर ये वो तो होता समझ है, में मैंने आया। फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय अलाउबल स्ट्रेस। देखो अब ये मिलता कैसे? फेलियर स्ट्रेस, करेक्ट है। इसको मैं स्ट्रेंथ भी कह सकता हूँ, दिस इज द मैक्सिमम, ये स्ट्रेंथ कहलाता है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ की डेफिनेशन होती है, इट इज द मैक्सिमम, it is the maximum value of stress that the material can resist prior to failure। ये क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेस की वह मैक्सिमम वैल्यू। इसका चलो बड़े एग्जांपल बताता हूँ। सपोज देखो यहाँ पे ऐसे दो बालक है, ठीक है। करेक्ट, ऐसे दो बालक हैं। मैं इसको थोड़ा सा हट्टा कट्टा कर दे रहा हूँ, ये बड़े एग्जांपल है, ठीक है। देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इस बालक 2 ने 1 को एक थप्पड़ मारा, तो उसने देखा कि भाई 1 ने 2 को देखा, भाई हट्टा कट्टा, इसके साथ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो क्या हुआ? इसने चलो इट्स ओके एक्सेप्ट कर लिया उसने। लेकिन ये जो तगड़ा वाला बालक था, इसने कहा कि नहीं, मजा नहीं आया, एक बार और थप्पड़ मारते हैं। तो उसने एक और थप्पड़ मारा, इसको फिर से +1 कर दिया। तो फिर से इसने रजिस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, चलो फिर भी मार खा लिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लड़ने से कोई फायदा नहीं। फिर भी ये नहीं माना, तो जो हट्टा कट्टा था इसने फिर से इसको एक और दे दिया। जैसे इसने एक और दिया, तो अब इस पतले वाले बालक का सब्र का बांध टूट गया और इसने इसको तुरंत रिप्लाई दे दी। समझ में आया कि नहीं? तो रिप्लाई दे दी, तो इसका मतलब क्या है कि रिप्लाई देने से पहले कितना उसने एक्सेप्ट कर लिया था, रजिस्ट कर लिया था, है ना। तो ये 2 थप्पड़ इसके क्या थे? ये रेजिस्टेंस वैल्यू है। इसके बियॉन्ड जैसे उसने एक और थप्पड़ लगाया, तो उसने क्या किया? तुरंत रिप्लाई दे दिया। मतलब वो फेलियर मोड में आ चुका है। यस और नो? कि आप टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लेकिन सामने वालों को फोड़ के रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो ऐसे मटेरियल क्या होता है कि जब हम मटेरियल में कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, सपोज आप इस मटेरियल में सपोज कोई स्ट्रेस अप्लाई करो, ठीक है। अब स्ट्रेस की वैल्यू हम इंक्रीज करते 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 कैसे? देखो यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ मिलता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये जो वैल्यू मिली, ये क्या कहलाती है? दिस इज SYT। मैंने आपको बताया कि ये जो SYT है, ये भी एक स्ट्रेस है। क्या है? ये स्ट्रेस है। लेकिन इस स्ट्रेस तक ये जो ये आपका जो मटेरियल है, उसमें कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, करेक्ट है। लेकिन इसके बियॉन्ड जैसे आप लोड इंक्रीज करोगे, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्या है? इलास्टिक, और इसके बियॉन्ड क्या है? प्लास्टिक।
और अंडर इलास्टिक लिमिट के डिफॉर्मेशन को हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, करेक्ट है। तो आप देखो, तो ये जो एस बाई टी की वैल्यू मिल रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं स्ट्रेस की, जिसको मटेरियल अंडर इलास्टिक लिमिट में रेजिस्ट कर पा रहा है। इसके बियॉन्ड अगर हम जरा सा भी स्ट्रेस बढ़ाए तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। हेलो, तो ये क्रिटिकल वैल्यू है, हम इसे कह सकते हैं दिस इज क्रिटिकल वैल्यू, यस आर नो, बोलो। और इसी को कैसे, इसीलिए इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब आप बताओ कि क्या कभी भी आप डिजाइन इसके बेसिस पे करना चाहोगे? चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको हर एक यूनिट का वेटेज होता है 10 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का पेपर आएगा। अब इस 50 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स मिनिमम लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो क्या आप मुझे बताओ, आप सिर्फ 20 मार्क्स का सिलेबस पढ़ के जाओगे या 20 से ज्यादा 30 मार्क्स का एटलीस्ट पढ़ के जाओगे? बोलो। तो ऑब्वियसली आप 30 मार्क्स के लिए पढ़ाई करोगे ना, 20 मार्क्स के लिए तो पढ़ोगे नहीं, 20 मार्क्स तो लिमिट थी। अगर आप 20 मार्क्स के हिसाब से पढ़ के जाते, तो अगर कहीं भी भूल चूक लेनी देनी इधर उधर होती, जरा सा एक आध क्वेश्चन इधर उधर आ जाता, तो आप इमीडिएट फेल हो जाते कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ा कि नहीं भाई 20 की जगह 30 मार्क्स का पढ़ के जाऊंगा तब जाके पास होऊंगा, 2 यूनिट की जगह 3 यूनिट पढ़ेंगे तब जाके पास होंगे, यस और नो। तो ऐसे ही हम डिजाइन के केस में करते हैं कि हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ सपोज एस वाई टी है, ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं नहीं भाई एस वाई टी नहीं है, हमारे मटेरियल की स्ट्रेंथ कहीं यहाँ पे है, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, करेक्ट। अब हम इसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे। तो अगर सपोज इसके बियॉन्ड कहीं लोड आ भी गया सपोज यहाँ, तब भी ये सेफ रहेगा कि नहीं? बोलो। लेकिन अगर आप सपोज एग्जैक्टली इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिजाइन किए होते और जरा सा भी लोड और इंक्रीज हो जाता, तो सीधे ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे फेलियर रीजन में, यस आर नो, बोलो। यस सर। तो ये जो इस पॉइंट की जो ब्लैक मैंने अब मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एस वाई टी एंड दिस इज कॉल्ड एज फेलियर स्ट्रेस। मतलब आप समझो कि एकदम एज में खड़े हो, है ना, वर्ज में खड़े हो, करेक्ट है। तो डिजाइन कभी भी इस स्ट्रेस पे नहीं की जाएगी, क्यों कि जरा सी भी अगर अनसर्टेनिटी आई तो तुरंत फेलियर हो जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका ढूंढा गया कि क्यों ना हम ऐसा एज्यूम करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया इस फिगर में कि हमारी एग्जैक्टली स्ट्रेंथ यहाँ पे है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम डिजाइन जो करेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ब्लू पॉइंट करेंगे, हमारी ये स्ट्रेंथ हम इसे एज्यूम करके चलेंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर जरा से भी अनसर्टेनिटीज आई तब भी हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूस होने वाला होगा वो अंडर द लिमिट होगा और फेलियर नहीं हो पाएगा, यस और नो। तो इनके बीच में जो गैप बन रहा है, तो इसे जो ये स्ट्रेस मिला दिस इज कॉल्ड एज अलाउबल स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस मिला दिस इज फेलियर स्ट्रेस। समझ में आया क्या? और इनके बीच में जो गैप बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस और नो। हेलो, तो ये हमारा फैक्ट सेफ्टी रीजन है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे स्ट्रेंथ जो होती है वो, जैसे हमने जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें जो हम स्पेसिमेन लेते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क वीक है क्या? नहीं सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जैसे अपन जब स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो जब टेंसाइल टेस्ट जैसे हम करते हैं तब एक हम स्पेसिमेन लेते हैं जो भी एक हाँ हमारा आइडियल होता है। हाँ हाँ तो सर मटेरियल वो जो वहां से स्ट्रेंथ निकलती है वो हाँ उस हाँ उस पीस के लिए निकलती है, या फिर सर हमेशा जो भी मटेरियल जब भी हम उस मटेरियल को यूज करेंगे तब वही स्ट्रेंथ लेंगे? हाँ, वो हमेशा वही सेम स्ट्रेंथ होगी। सपोज फिर आपने किसी जैसे माइल्ड स्टील जैसे के सैंपल की यहाँ पे लेके टेस्ट किया, ये माइल्ड स्टील का सैंपल है, और आपने यूनिएक्सल इसका टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। तो आपको क्या देगा, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज देगा कि इसकी एस वाई टी ये है, इसकी एस यू टी ये है। तो अब माइल्ड स्टील का कोई सा भी सैंपल आप लो, आपको लगभग इसी के जैसी प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो आप यहाँ पे स्टेज से ये जो वैल्यूज निकालते हो, इसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे, और हर एक माइल्ड स्टील के लिए फिक्स होगा
एक पर्टिकुलर एलॉय के लिए। अगर उसका मटेरियल आप चेंज कर दोगे तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इन्हें प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यदि स्पेसिमेन हम चेंज करते हैं, जैसे अभी जैसे ज्यादा डायमीटर का लिया और बाद में फिर कम डाय का लिया, तब तो सर वो कम लोड पे फेल हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कह सर रहे हो जैसे कि एक सैंपल है जो 10 मिलीमीटर थिक है और एक सैंपल है 20 मिलीमीटर, और 20 मिलीमीटर से आपने सपोज SYT निकाला 100 मेगा पास्कल। अब आप कह रहे हो कि अगर 10 मिलीमीटर का सैंपल हुआ तो क्या ये सेम लोड रजिस्ट कर पाएगा? यस सर। यही है क्या? यही क्वेश्चन है ना। देखो, जब भी थिकनेस बढ़ जाती है ना दोस्तों, तो हम क्या कर देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में लोड को भी चेंज करते हैं। क्योंकि देखो, जो अल्टीमेटली जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, देखो सिंपल सा आप स्ट्रेस को समझो कॉन्सेप्ट, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यस और नो। अगर आपका एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा लोड रजिस्ट कर पाएगा फॉर सेम स्ट्रेस, सेम स्ट्रेंथ, यस और नो। अगर एरिया कम है तो कम लोड रजिस्ट कर पाएगा कि नहीं? यस बोलो। सर। यस सर। तो इसकी स्ट्रेंथ तो सेम हो गई, प्रॉपर्टी ये सेम है कि इसकी स्ट्रेंथ यही होगी, बट डायमेंशंस इसके एरिया क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में लोड कैरिंग कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, यस और नो। करेक्ट ओके है? सर। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस मटेरियल सर। दोनों, अगर ये दोनों MS के हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, अलग नहीं हो सकती, लेकिन डिफरेंट डायमेंशन के होने पे डिफरेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। इज इट क्लियर? तभी तो यस आपने देखा होगा कि हम कंपोनेंट कुछ छोटे बनाते हैं, कुछ बड़े बनाते हैं, कुछ बहुत बड़े बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोड कैसा एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओके स्ट्रेंथ सर। इज अ प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? वो उसका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं होता। दिस इज मटेरियल प्रॉपर्टी। इज सर इट क्लियर? हाँ। सर जो अभी आपने वो ब्लू और डॉटेड करा था वो ग्रीन वाला, एक सर वो स्लाइड दिखाना सर। आवाज नहीं आ रही बाल को आप लोग की सर वो प्रॉपर। ब्लू वाला वो स्लाइड दिखाना सर, डॉटेड करा था ना वो अभी डिजाइन कर रहे अच्छा, थे, हाँ हाँ, ये ग्राफ स्लाइड बनाया में था। था। अच्छा, इसी में था, डिलीट कर दिया। हाँ हाँ, बोलो, याद है सर मुझे। तो वो उसमें जो ब्लू वाला अपन ने डिजाइन नीचे करा था SYT के। ये आप कह रहे हो, आपने कहा था ये SYT है हाँ और हमने डिजाइन इसके बेसिस पे की थी, ये कह रहे हो ना? सर, ये ब्लू वाले पे डिजाइन ये कैसे कर सकते? ये अलाउबल है, हम्म। और ये SYT। देखो ये रिलेशन है। यस अगर सर। मैं यहाँ से आपको कहूँ कि जो फेलियर स्ट्रेस है वो 100 मेगा पास्कल है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 2 है, तो यहाँ से जो अलाउबल स्ट्रेस आएगा सिग्मा ए, वो क्या आएगा बोलो? सिग्मा F बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज 100/2, अच्छा तो हाँ 50 आया 50। ना। हम्म। तो यस ये सर। जो आएगा ये 50 है और ये 100 है। तो हम मटेरियल की अपनी औकात समझेंगे कि हम नहीं, हम 50 के लायक ही है, और फिर हम्म। डिजाइन करेंगे, है कि नहीं? जैसे आप पढ़ते हो ना, आप मान लेते हो कि नहीं भाई, हमें कम से कम 4 यूनिट पढ़ूंगा तब जाके पास होऊंगा, और कोई एक बच्चा होगा बोलेगा नहीं मैं तो 3 यूनिट पढ़ के ही पास हो जाऊंगा। तो सबकी अपनी अपनी क्षमता है ना, हम्म। है कि नहीं? सर अल्टीमेट तक तो फिर जा ही नहीं पाएगा। देखो अल्टीमेट अलग है बालक, अल्टीमेट अलग है, ठीक है ना। जब हम्म। ब्रिटल मटेरियल की हम डिजाइन करेंगे तब हम अल्टीमेट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ब्रिटल में अच्छा यहीं पे आ जाएगा, यील्डिंग नहीं होता, डायरेक्ट फेल होता है, वो फ्रैक्चर अच्छा। होता है, यस सर। ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल में अल्टीमेट का काम कब होता है? जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जैसे आप मेटल फॉर्मिंग पढ़े हो आप? मेटल फॉर्मिंग नहीं। हाँ मेटल पढ़े तो हैं। फॉर्मिंग, आज ही पढ़ा तो है। मेटल फॉर्मिंग में हमारा जो लोड होता है इन बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बीच में होता है, यस वहां भी सर। हम अल्टीमेट तक नहीं जाते हैं। लेकिन जब हमें मेटल कट करना होता है, जैसे मशीनिंग प्रोसेस है, तो वहां पे हम लोड SUT से ज्यादा अप्लाई करते हैं, तभी तो फेलियर होगा, नहीं तो यस कटेगा सर। कैसे? हम्म। तो जी सर। डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट स्ट्रेस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ठीक सर। अब आई थिंक मैं आपको एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्यों हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करें, है ना। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जैसे आप अगर हम बात करें कि एक तो पहला ये कि जो आप सॉम से इक्वेशन डेराइव करते हो वो आइडियल सिचुएशन में डिजाइन करते हो, प्रिज्मेटिक मान के डिजाइन करते हो,
और मटेरियल होमोजीनियस है ना, आइसोट्रोपिक मान के करते हो। लेकिन जब आप रियल पिक्चर में आते हो तो आपको पता होगा कि हर एक मेटल कास्टिंग से बनता है, और कास्टिंग से बनता है तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज होगा, कहीं ब्लो होल्स होंगे, ऐसे कुछ ना कुछ डिफेक्ट जरूर होंगे। तो इन डिफेक्ट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ये एग्जैक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक नहीं रह पाता। पहला तो ये। दूसरा, जो हमारा एलिमेंट होता है वो कभी प्रिज्मेटिक नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूटी जरूर होती है। करेक्ट है, और डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब आप देखो, अगर आप सपोज बाइक चला रहे हो तो क्या आप बताओ मुझे कि आपकी बाइक कभी गड्ढे में नहीं घुसी क्या अचानक से? ऐसा कभी हुआ कि आपकी बाइक एकदम स्मूथ चली हो पूरी लाइफ टाइम? नो सर। नहीं ना। आप जाते हो, अचानक कहीं ब्रेक दबाना, कहीं ब्रेकर के ऊपर उछल जाती है गाड़ी, कहीं आप गड्ढे में घुसेड़ देते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये क्या अनसर्टेनिटीज है ना, इससे इम्पैक्ट लोड लगा कि नहीं? तो अगर मैं इस फैक्टर को कंसीडर करके डिजाइन नहीं किया होता तो आपकी बाइक तो फेल हो जाती, जैसे गड्ढे में घुसती, तो है कि नहीं? तो वहां पे हमने पहले ही हमें पता था कि जब आप बाइक चलाओगे तो कहीं ना कहीं गड्ढे में घुसेड़े होगा एक कार, है ना बाइक। अब गड्ढे में जाएगी तो इम्पैक्ट लोड लगेगा, फेलियर होगा। तो हमने उसको पहले से ही मान के डिजाइन किया था कि उससे ज्यादा मजबूत रखेंगे, चाहे आप गड्ढे में घुसड़ो चाहे आप पहाड़ से कूदाओ, हमारी बाइक सेफ रहेगी, है ना। तो यही होता है डिजाइन में कि जो भी अनसर्टेनिटीज आने वाली होती हैं उनको हम पहले से ही एज्यूम करके फिर डिजाइन करते हैं, और उसी को कंसिडर करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। अब मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नहीं, मैं अभी और बताता कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इसे लिया जाता है। तो ये अननेसेसरी, नो नीड, करेक्ट, ठीक है। अब स्ट्रेस वगैरह तो आपको बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ते ही होंगे, ये सर नो? बेसिक फॉर्मूला पता है क्या? बेसिक फॉर्मूला का मतलब है कि जैसे एक्सियल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, या टॉर्शनल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, ये आइडिया है कि नहीं, बोलो? इतना तो आइडिया होगा ही, ठीक है। तो मैं आपको इस डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है, दैट इज, हाँ, आपको मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कंबाइंड स्ट्रेसेस का। कंबाइंड स्ट्रेसेस आप लोग पढ़े हो अभी तक? कुछ याद है, बोलो? क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसके बिना डिजाइन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। देखो, एक हमारे पास कोई एलिमेंट है, सपोज इसमें सिर्फ एक्सियल लोड एक्ट हो रहा है, ओनली एक्सियल लोड। तो इससे क्या आएगा, सपोज ये सर्कुलर, इसका डायमीटर डी है, तो जो एक्सियल स्ट्रेस आएगा वो 4p/πd² लिख सकते हैं। और सेफ डिजाइन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। यहाँ से आपको डायमीटर डायरेक्टली मिल जाएगा, ये सानो। वहीं पे एक कंपोनेंट है जिसमें प्योर बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है और सर्कुलर है ये अगेन, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m/z, और ये आता है 32m/πd³। यहाँ अगेन आप इसको सिग्मा परमिशन से इक्वेट करके इजीली डिजाइन कर लोगे, डायमीटर आसानी से मिल जाएगा। वहीं पे कोई एक मेंबर है जिसमें प्योर टॉर्शन एक्ट हो रहा है, करेक्ट, प्योर टॉर्शन, और प्योर टॉर्शन एक्ट हो रहा है, तो इसके लिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, 16t/πd³, और आप इसे लिख दोगे लेस देन इक्वल टू टाउ परमिशन, और यहाँ से आप डायमीटर निकालोगे। यहाँ कोई डाउट नहीं था। लेकिन एक केस हमारे पास एक ऐसा है जिसमें टॉर्शन, बेंडिंग, एक्सियल सब लग रहा है, बेंडिंग भी लग रहा है सपोज, और साथ में ये टॉर्शन भी लग रहा है, लाइक दिस। तो इस केस में क्या आएगा, इसमें दो स्ट्रेसेस आएंगे, एक तो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा जो कि आएगा 32m/πd³, और एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आएगा दैट इज 16t/πd³। अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू बोथ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, यस और नो, तो इस केस में डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इसको डिजाइन कैसे करें, ईदर ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और ऑन द बेसिस ऑफ शियर स्ट्रेस, यस और नो। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आएगा दैट इज कंबाइंड स्ट्रेसेस का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सपोज इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करूं इसके लिए, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो सकता है दोस्तों। सपोज दिस इज सिग्मा बी,
और y डायरेक्शन में तो जीरो स्ट्रेस होगा, साथ में शियर स्ट्रेस टाउ कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारो ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है फॉर दिस पर्टिकुलर लोड। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता करना है कि एट विच प्लेन वी गेट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड एट विच प्लेन वी गेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो आपने अगर कुछ रिलेशन पढ़ा हो, मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखता हूं कि सिग्मा एन, और ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है, मैं इसको सिग्मा बी ना लिख के मैं इसको लिखता हूं दिस इज सिग्मा एक्स एंड दिस इज टाउ एक्स बाई एंड दिस इज सिग्मा वाई, और इसके परपेंडिकुलर लिखता हूं दिस इज सिग्मा एन और इसके पैरेलल टाउ। तो जो सिग्मा एन का इक्वेशन आता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन टू थीटा। एक ऐसा रिलेशन पढ़ा है क्या? हेलो, यस सर। करेक्ट है। और ऐसे आपने टाउ का रिलेशन पढ़ा होगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। ये पढ़ा है क्या? इसका मतलब क्या है? यस सर। एट डिफरेंट थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट थीटा का मतलब क्या है कि डिफरेंट प्लेन, मैं किसी भी प्लेन में नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को पता कर सकता हूं क्या? हेलो, बोलो। यस सर। किसी भी प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस पता कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, यस और नो? तो इन ढेर सारे प्लेन में एक ऐसा प्लेन जरूर मिलेगा जो बताएगा कि भैया इस प्लेन में जो स्ट्रेस लगने वाली है, सपोज दिस प्लेन, जिसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे मिलने वाला है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, एंड सिमिलरली एक ऐसा भी प्लेन मिलेगा जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो, यस और नो? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आप विद हेल्प ऑफ दीज टू रिलेशंस वी कैन फाइंड आउट सिग्मा मैक्स एज वेल एज टाउ मैक्स, तो हम पता कर सकते हैं। और जैसे सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स मिल गया, तो अगर ये सपोज शाफ्ट डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? डक्टाइल मटेरियल का, तो हमें पता है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है ये वीक होता है, दिस इज वीक इन शियर होता है, और जबकि ब्रिटल मटेरियल वीक होता है वीक इन नॉर्मल स्ट्रेस, करेक्ट? तो डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होता है। अगर आपका ये साफ डक्टाइल मटेरियल का बना है तो इन दोनों स्ट्रेस की हेल्प से जो भी टाउ मैक्स मिलेगा मैं इसको लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल करके डायमीटर बता दूंगा। अगर सपोज ये साफ्ट ब्रिटल मटेरियल का बना है तो मैं नॉर्मल स्ट्रेस के बेसिस पर डिजाइन कर दूंगा, यस और नो? करेक्ट, समझ में आया कि नहीं? और ये जो सिग्मा मैक्स और टाउ मैक्स मैंने लिखा है इसमें इन दोनों नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस का कंबाइंड इफेक्ट इसमें लिखा हुआ है, यस और नो? करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आया दोस्तों ये कंबाइंड स्ट्रेसेस का इंपॉर्टेंस क्या है डिजाइन में। हेलो, यस सर। तो एक्चुअल जो मशीन एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमेशा कंबाइंड लोडिंग होती है, ठीक है ना? चलो, अब मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बाकी ये सब कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थियरी ऑफ फेलियर, करेक्ट? थियरी ऑफ फेलियर और डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग का ये फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट पार्ट, करेक्ट? और इससे क्वेश्चन लगभग हर साल आ ही जाते हैं, ठीक है ना? फ्रिक्वेंटली मतलब पूछे जाते हैं, हर साल तो नहीं आएगा कभी भी। थियरी ऑफ फेलियर, करेक्ट? तो फर्स्ट थियरी ऑफ फेलियर है जिसका नाम है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, करेक्ट? और दूसरा होता है, इसे कहते हैं हम शॉर्ट में एमपीएसटी थ्योरी, और इसे दिया था रैंकाइन ने, इसलिए इसे रैंकाइन थ्योरी भी कहते हैं, करेक्ट है? नेक्स्ट थ्योरी होती है दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज ऐसे कहते हैं एमएसएसटी थ्योरी,
और इसे दिया था जे गर्ट्स ने एंड ट्रेस्का ने, इसलिए इसे ट्रेस्का थ्योरी से भी नाम से जाना जाता है। और थर्ड थ्योरी दैट इज मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसे कहते हैं MDET थ्योरी, और इसे दिया था वॉन माइसेस ने, वॉन माइसेस एंड हेंकीज ने, इसलिए इसे वॉन माइसेस एंड हेंकीज थ्योरी कहते हैं। करेक्ट। तो ये बेसिक 3 थ्योरीज है दोस्तों जो अभी भी यूज में आती है। बाकी थ्योरीज ऑफ फेलियर ऑब्सोलेट हो चुकी हैं, आउटडेटेड हो चुकी है, उनका कोई यूज नहीं है। और वो कौन सी है, मैं उनका नाम भी लिख देता हूं, दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है एक, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, और इसे दिया था सेंट विनांट ने। करेक्ट। और एक थे दैट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसे दिया था हेग ने। करेक्ट। तो ऐसी 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है दोस्तों, जिनमें से इन दोनों थ्योरी ऑफ फेलियर का कोई यूज नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ फेलियर है इसे यूज किया जाता है फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए। किसके लिए? फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिटल मटेरियल। अब आप बता सकते हो ब्रिटल मटेरियल के लिए क्यों इसे यूज करते हैं? बोलो। एक बात बताओ, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस होती है या शियर? बोलो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होती है या शियर स्ट्रेस? तो नॉर्मल। नॉर्मल। और ब्रिटल मटेरियल नॉर्मल में वीक होता है या स्ट्रांग होता है? वीक। तो वीक होता है ना, तो जिस स्ट्रेस में जो मटेरियल वीक होगा उसी की बेसिस पे डिजाइन करेंगे। बोलो। यस सर। तो याद रहेगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ ब्रिटल मटेरियल, एंड रिमेनिंग जो थ्योरीज ऑफ फेलियर हैं, ये सारी की सारी थ्योरी ऑफ फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए होती है। और जनरली जो आपके इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए जो मटेरियल आता है वो है डक्टाइल मटेरियल, है ना? बोलो। यस सर। Yes, तो sir. आई थिंक इतना याद रखोगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्योरी ऑफ फेलियर, कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर को कहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने आपको जनरलाइज कर दिया कि फर्स्ट थ्योरी को छोड़ के सारी की सारी थ्योरीज ऑफ फेलियर ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज में आएंगी। तो 1 by 1 स्टार्ट करें। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं दोस्तों, ये जो आपका थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना? तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर मैं बताऊं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि द थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ इलास्टिक फेलियर बोलते हैं इसको, है ना, प्रोवाइड a relationship between the strength of machine component subjected to complex state of stress. Complex state of stresses. Correct? With the mechanical properties obtained in tension test. करेक्ट। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर मेनली क्या बताती है
कि ये एक्चुअली रिलेशन बताता है इन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द मशीन कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस विथ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इन टेंसाइल स्ट्रेस। सर टेंसाइल टेस्ट से जो आप प्रॉपर्टी निकालते हो उस प्रॉपर्टी और मटेरियल की स्ट्रेंथ के बीच में एक रिलेशन, एक ब्रिज बनाने का काम करता है थियरीज ऑफ फेलियर। यस और नो? करेक्ट। अब चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन थियरी। फर्स्ट वन दैट इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसे कहते हैं MPST थ्योरी। करेक्ट। अब ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी कैन से द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? सिग्मा परमिसिबल। यस और नो? करेक्ट। और सिग्मा परमिसिबल क्या होता है? दिस इज either S/T/N for ductile material और SUT/N for, और यहाँ पे मैं बार बार N लिख देता हूँ, दिस इज फैक्टर सेफ्टी एक्चुअली फॉर ब्रिटल मटेरियल। यस और नो? तो ये थियरी समझ में आया? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या कहता है कि द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इंड्यूस्ड मस्ट बी लेस देन सिग्मा परमिसिबल फॉर सेफ डिजाइन। अब आपको सेफ डिजाइन करना है तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। करेक्ट है। अब इस थ्योरी को आप अप्लाई करोगे, सिंपल सा कह दिया कि सिग्मा मैक्स इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। अब अगर आपके पास एक लाइव एग्जांपल हो तो देखो ये जो मैं रिलेशन बताने वाला हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और जनरली ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक हमारे पास कोई शाफ्ट है whose diameter is D and length is L and this shaft is subjected to both, it is subjected to bending moment as well as twisting moment, torquing। तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से आता है बेंडिंग स्ट्रेस जिसे हम लिख सकते हैं 32M अपॉन पाई डी क्यूब, और टॉर्क की वजह से आता है ट्विस्टिंग मोमेंट दैट इज इट प्रोड्यूसेस टॉर्क सॉरी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, और इससे लिख सकते हैं हम 16T अपॉन पाई डी क्यूब। तो ये रिलेशन मिलते हैं दोस्तों। करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता करना है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्स का रिलेशन होता है दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 का, सॉरी ये क्या लिख दिया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन के हिसाब से सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ सिग्मा बी जो कि 32M अपॉन पाई डी क्यूब है, और कोई और डायरेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस लग नहीं रही तो सिग्मा वाई इक्वल टू 0 कह दिया। एंड जो यहाँ पे टाउ एक्स बाई है दिस इज इक्वल टू टाउ जो कि आएगा 16T अपॉन पाई डी क्यूब। तो अगर इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो मुझे सिग्मा मैक्स मिल जाएगा क्या? तो सिग्मा मैक्स कैन बी रिटन एज 32M अपॉन पाई डी क्यूब माइनस सॉरी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32M अपॉन पाई डी क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों 16T अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसा रिलेशन आएगा यस और नो? इसको और सिंपलीफाई करो तो क्या आएगा देखो, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 16M अपॉन पाई डी क्यूब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16M अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 16T अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखो 16 अपॉन पाई डी क्यूब तो हर जगह, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो क्या रिलेशन आएगा
sigma max can be written as 16 upon pi d cube in bracket m plus minus square root of m square plus t square. तो अगर सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस माइनस हर जगह यूज किया दोस्तों, और मैंने उधर लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स ना लिख के मैं इसको लिखता हूँ 1,2। एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम, करेक्ट है। देखो अब तो ये रिलेशन आएगा सिग्मा 1,2 इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब अगर मैं प्लस साइन यूज करूं तो मैं इसे लिखूंगा सिग्मा 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स, और ये आएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये सारो। और सिग्मा 2 आएगा, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मिनिमम, दिस इज 16 अपॉन पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे रिलेशन लिख सकते हैं क्या? तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल गया मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मिनिमम का तो कोई यूज नहीं है, मैक्सिमम से हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम MSST थ्योरी, फ्रॉम MPST थ्योरी क्या लिख सकते हैं? सिग्मा मैक्स दैट इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इस फॉर्मूला को यूज करके आप मुझे डायमीटर बता सकते हो? बोलो हेलो। If you know the value of m and t and sigma permissible, then you can Yes, sir. easily find out the diameter. Yes, sir. तो आपको करना क्या होगा? whenever you want to apply maximum principal stress, first you need to find out principal stresses from the complex state of stress. जो भी complex state of stress condition दी हुई है उसको पहले आप principal stress के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उनमें ढूंढना पड़ेगा विच वन इज कॉल्ड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और फिर उस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को यूज करके हम डिजाइन करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया हाउ टू यूज दिस MPST थ्योरी। हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। अब इसका सेफ्टी रीजन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने कहा कि सिग्मा मैक्स शुड बी सर, ये लेस देन पेजेस आप इक्वल सेव टू कर लेते हैं क्या? सिग्मा परमिसिबल और S/T अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस और नो? करेक्ट। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर आप कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस की टर्म में कन्वर्ट करोगे, ये सिग्मा 1 कहलाएगा और ये सिग्मा 2 कहलाएगा। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक मैक्सिमम हो सकता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिनिमम होगा। तो सिग्मा 1 को मैं x एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करूंगा और सिग्मा 2 को y, और ये प्लस है तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? ये माइनस सिग्मा 2, और यहाँ क्या आएगा? माइनस सिग्मा 1। तो अगर मैं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं और कुछ आपके पास ऐसा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो हम सपोज कहते हैं कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो इस थ्योरी से क्या होगा? MPST थ्योरी से कि सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू S/T/N लिख सकता हूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस और नो? एंड फॉर लिमिटिंग कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो सकता है? 1। तो सिग्मा 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? S/2, यस और नो? तो सिग्मा 1 की मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है जहां तक आपका मटेरियल सेफ है, आपकी डिजाइन सेफ है? तो वो वैल्यू है S/T, यस और नो? यहां तक सेफ है, यस और नो? तो इससे मैं अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट से पास होने वाला,
तो ये हमें क्या दे रहा है कि इस ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड कोई भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है तो यहाँ पे सेफ डिजाइन है, और जैसे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ फेलियर हो जाएगा। करेक्ट है। तो दोस्तों ये क्या दे रहा है, दिस गिव्स अस सेफ्टी रीजन at which if state of stress can fall under this situation then the design is safe. Similarly, अब ये तो फर्स्ट केस था, ये सारों। सेकेंड केस में कह सकता हूं कि सपोज सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1 हुआ तो सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू एस बाई टी हो जाएगा कि नहीं। और सपोज ये एस बाई टी यहाँ पे वही सेम है, करेक्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसा लाइन बनेगा, यस और नो दोस्तों। तो ये जो स्क्वायर रीजन मिल गया, मैं इसको हैच कर देता हूं। ये जो रीजन मिला, अगर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन आ रही है तो इस रीजन के अंदर अगर वो फॉल हो रहा है, करेक्ट है, तो हमारा डिजाइन हमेशा सेफ होगा। लेकिन बियॉन्ड द रीजन गया तो क्या हो जाएगा, फेलियर। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली दिस इज एस बाई सी, और जनरली हम क्या मान चलते हैं कि एस बाई टी और एस बाई सी दोनों इक्वल होते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एस बाई सी। तो इनके रिस्पेक्ट में भी अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही सेम लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो। तो एक ये जो स्क्वायर रीजन मिला, दिस इज कॉल्ड एज सेफ रीजन, और ये इसके लिए भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कैसे ये डायग्राम ड्रॉ हुआ। हेलो बोलो। यस सर। तो ये जो स्क्वायर बना ये स्क्वायर फिगर होगा, ठीक है ना, क्योंकि एस बाई सी इक्वल टू एस बाई टी लिख दिया ना। तो एक इंडिविजुअल स्क्वायर तो है ही है, लेकिन टोटल अगर सारे चारों कोऑर्डिनेट को मिला दें तो भी ये स्क्वायर ही बनेगा, करेक्ट है। दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी रीजन फॉर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अंडर बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या होना चाहिए, अंडर बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। बाइएक्सियल मतलब सिर्फ दो ही स्ट्रेसेस लग रही हो, थर्ड स्ट्रेस हमेशा जीरो। प्लेन के केस में हम इस तरीके से सेफ्टी रीजन ड्रॉ कर सकते हैं, ये साथ लो। हेलो समझ में आ गया दोस्तों, बोलो। यस सर। तो आगे बढ़े। यस सर, बढ़िया। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज MSST थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात करूं तो क्या कहलाएगा, ये टाउ मैक्स इंड्यूस्ड, और ये क्या होता है, एब्सोल्यूट में लिखूंगा, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल, या इसी को बोलते हैं हम SYS, यील्ड शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, करेक्ट। अब देखो, आपने कभी नहीं सुना होगा कि SYS की वैल्यू आपको यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्ट से मिली हो, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट में टेंसाइल प्रॉपर्टी मिलती है ना कि शियर, करेक्ट। और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू SYS अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब सपोज अगर आप यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करो, यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, तो इस डायरेक्शन में अगर आप लोडिंग करो, करेक्ट, तो आप मुझे बता सकते हो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू SYT लिख सकता हूं एट यील्ड पॉइंट, और सिग्मा मिनिमम जो होगा वो 0, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही है तो अदर डायरेक्शन में स्ट्रेस 0 होगी। जो 0 स्ट्रेस है वही मिनिमम है, और जो इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है वो मैक्सिमम है। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या आएगा, SYT माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू SYS, और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 है, करेक्ट। तो यहाँ से क्या निकल के आया दोस्तों कि SYS इज इक्वल टू जो होता है वो SYT बाई 2 होता है। तो यील्ड शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस होता है, ये सारों। तभी आपने देखा होगा कि SYS इज इक्वल टू
0.5 टाइम्स ऑफ s by t लिखा हुआ, आपने देखा कहीं पे ये? हेलो, यस सर, देखा है। क्लियर है? तो यहां से अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? एब्सोल्यूट टाउ मैक्स must be less than equal to tau permissible or s by s upon factor of safety or s by t by 2 times of factor of safety. yes or no? ऐसे लिख सकते हैं, this is the complete relation for this particular theory of failure. yes or no? हेलो, यस सर। यहाँ पे किसी कुछ डाउट हो तो बोलो। नो सर। सर आप इसकी पीडीएफ इसके स्क्रीनशॉट्स हैं क्या सर आपके पास, ये जो आप अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं? हाँ हाँ है, मैं दे दूंगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, यस सर, ये एक्चुअली समझ में आ बहुत सारी गया चीजें छूट आ रही है इसलिए। क्या? सर बहुत सारी चीज नोट नहीं कर पा रहे थे, मिस हो रहा था इसलिए। तो लिखो मत, मैंने लिखने के लिए तुम्हें कहा ही नहीं, मैं सारी पीडीएफ दे दूंगा, डोंट वरी, सब दे दूंगा। यस सर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सोचा लो यार, थक गया मैं। सर आपने स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड भी पढ़ाया था? क्या? एप्टीट्यूड आपने पढ़ाया था? नो नो, क्या? रतन सर थे। चलो आगे बढ़े, ये लास्ट थ्योरी है ना, इसके बाद एमडीटी थ्योरी मैं कल पढ़ाऊंगा। यस सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। कल की जो ये क्लास होगी ना, इसी चैट बॉक्स में इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है, मीटिंग के, तो आप डाउनलोड कर लेना। और क्या सर यहाँ पीडीएफ कैसे शेयर होगा? चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा ना गूगल ड्राइव की, ओके 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 डाउनलोड कर लेना। और क्या, ओके सर, ठीक। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं एमएसएसटी थ्योरी को और आगे इलेबरेट करते हैं। तो हमें फाइनली मिला एमएसएसटी थ्योरी इक्वल टू एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। अब ध्यान देना, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स एंड टाउ मैक्स अलग होते हैं, इन प्लेन टाउ मैक्स और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल और एस बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी और s by t by 2 times of फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। अब देखो क्या है, हमने प्रीवियस एग्जांपल को देखते हैं। जब हमारे पास एक शाफ्ट था, इसके बेसिस पे इसको मैं डिफाइन करता हूं। हमारे पास एक शाफ्ट था, yes or no, और इसमें एज इट इज बेंडिंग एंड टॉर्शन दोनों ही एक्ट हो रहे हैं, लाइक दिस। यहाँ पे भी वही आएगा, सिग्मा बी इज इक्वल टू 32m अपॉन पाई डी क्यूब और टाउ इज इक्वल टू आएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब, यस और नो। तो अब यहाँ पे देखो, टाउ मैक्स का रिलेशन होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, यस और नो। तो मैं इसे कह देता हूँ दिस इज सिग्मा एक्स और इसे कह देता हूँ टाउ एक्स वाई और सिग्मा वाई इज इक्वल टू कह देता हूँ 0। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, बोलो। थर्टी टू एम अपॉन पाई डी क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 16t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आएगा, यस और नो, बोलो।
इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, tau max कैन बी रिटन एज 16 अपॉन पाई डी क्यूब को आप कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट आएगा आपके पास m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलेशन आया, तो हम कह सकते हैं नाउ 16 अपॉन पाई डी क्यूब लेस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। यहां से आप डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हेलो बोलो। बाकी डाटा दिया होगा तो हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? चलो देखो, एक प्रॉब्लम कराता हूँ तो समझ में आएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। गेट एग्जाम का ये एक प्रॉब्लम करते हैं बढ़िया सा। लेट्स सी हियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, तो ये फिर ये क्वेश्चन है, ठीक है, गेट 2015 का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल पढ़ेंगे। अ मशीन एलिमेंट is subjected to the following biaxial state of stress. State of stress, that is sigma x is equal to 80 megapascal, sigma y is equal to 20 megapascal, and tau xy is equal to 40 megapascal. Full stop. If the shear strength of the material is 100 megapascal, the factor of safety as per Tresca's theories of failure is, इसे ट्राई करोगे? चलो भाई सॉल्व करो इसे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चलो इसको ट्राई करो, बताओ सॉल्व करके क्या आंसर आएगा।
हेलो, क्या आंसर है बालको? जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया हो तो आप क्या करो, सिंपल सा कि टाउ मैक्स निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा मैक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई स्क्वायर, और थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एस बाई टी बाई 2 टाइम्स ऑफ एन, और एन की जगह मैं लिखता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू 80 मेगा पास्कल, वाई की 20 एंड टाउ एक्स 40, इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा देखो, 80 माइनस 20, 2 आ गया, करेक्ट आंसर। करेक्ट, ये आ गया। इसको सॉल्व करें तो क्या है, 80 माइनस 20, तो ये बचेगा 60, 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 900 प्लस 1600, 50 बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा ये 50, सॉरी कितना आएगा भाई, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर क्या आता है बोलो, बस ये रहा 50 50 आएगा। 10 25 हाँ। यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 आएगा बालकों। शेयर स्ट्रेंथ दिया है। अरे हाँ, लेकिन यस 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 शियर स्ट्रेंथ है, मैंने यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ भाई, ब्लंडर मिस्टेक्स। अब ठीक है, करो, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, दिस इज एस बाई एस नॉट एस बाई टी, करेक्ट। कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ताऊ ताऊ ठीक है। हाँ, ताऊ लिख सकते हैं ना इसको। इसको आपको लिखना है टाउ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लिख दो, इट्स योर चॉइस, ठीक। तो आई थिंक समझ में आ गया प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। यस एक आध क्वेश्चन और करवाऊं? यस सर। चलो, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं, यस वेरी नाइस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है। ये 2017 का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिखता हूँ। सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है, दिस इज इक्वल टू 60 मेगा पास्कल। अच्छा, तुम्हारी दिन भर क्लासेस चल रही होंगी ना आजकल, सुबह से शाम तक? यस सर। यस सर। ओके, तो काफी हैक्टिक हो जाता होगा। और पेपर चल रहे थे अभी तो। अभी एग्जाम चल रहे थे, एंड टर्म एग्जाम? यस सर। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक मुझे कंफ्यूजन है, 40 है कि 50, 5 है कि 50 है, 50 है। देखो, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन है, ये यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, और आपको एमएसएससी थ्योरी अप्लाई करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता करना है। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन हो जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो, ठीक है, अनलाइक नेचर की हो, तो आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स,
और एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता है लार्जर ऑफ इन प्लेन शियर स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2 कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। और ये जो स्ट्रेसेस यहाँ पे मैंने लिखी है दीज आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे हम, इन प्लेन शियर स्ट्रेसेस। मतलब समझो कि एक ये लोकल गुंडे हैं ना, और इन तीनों में जो सबसे भारी भरकम होगा उसको मैं एब्सोल्यूट कह दूंगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे रख दो, क्या वैल्यू आएगी देखो, लार्जर ऑफ सिग्मा 1 कितना है दोस्तों, 60 माइनस 50/2 कॉमा 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40/2 कॉमा माइनस 40 माइनस 60/2। 2 सेकेंड है। तो हाँ बल्कि एक फोन आ गया था। तो इसमें देखो, इसमें से लार्जर वैल्यू कौन सी है बोलो। 60 माइनस 50/2 ये 5 आ जाएगा, 50 प्लस 40/2 ये क्या आ जाएगा 45, और ये आ जाएगा 50। ये सर नो बोलो। नेगेटिव नेगेटिव हेलो। यस सर, नेगेटिव 50। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट टाउ मैक्स इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 50। अब समझ में आ गया एब्सोल्यूट टाउ मैक्स का मीनिंग क्या है। और ये मॉड लगा दो, इसके प्लस माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ओके सर। तो समझ में आ गया कि नहीं बोलो। तो ये फंडा कब जरूरत पड़ती है, जब ये इसमें एक नेगेटिव साइन का कोई स्ट्रेस आ जाए। अगर सारे प्लस में होते ना तो मैं डायरेक्ट इसे मैक्सिमम कहता और इसे मिनिमम कहता और दोनों से डिफरेंस लेके रेशियो दे देता तो आंसर मिल जाता मुझे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है यहाँ पे, जब भी अनलाइक नेचर की स्ट्रेसेस हो तो आप इस फंडे को अप्लाई करना। अगर लाइक नेचर की हो, मतलब अगर यहीं पे मैं कहता कि 60 50 40 हो तो मैं इसे कहूंगा सिग्मा मैक्स और इसे मैं कहूंगा सिग्मा मिनिमम। और टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। तो 60 माइनस 40/2 तो सीधे ये 10 आ जाता आंसर। करेक्ट है बोलो। लेकिन कब ये अप्लाई कर सकते हैं हम ये फॉर्मूला, जब हमारी सारी स्ट्रेसेस लाइक की नेचर की हो। अदरवाइज आपको ये भी नहीं याद रखना, तो ये फंडा हमेशा हर जगह अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% आपको करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ से, ठीक है बोलो। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स मिल गया। अब MSST थ्योरी अप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, ये एब्सोल्यूट टाउ मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू S/T/2n 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या आ गया, S/T/2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। और S/T क्या दिया हुआ है 200,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की है? हेलो हेलो, यस सर। तो ये फंडा अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। किसी ने मैसेज किया? ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं।